हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो हमने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, उसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज के इस लेक्चर में हम कुछ हमारा फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा पार्ट और बच गया है, हम उसको कंप्लीट करते हैं जिससे हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो विद्यार्थियों आप लगातार स्टडी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ओके, बिकॉज आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत ही निकट है, इसलिए अपनी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ओके, तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम हमारे लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके, तो देखिएगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस प्रमेय। गॉस की जो डाइवर्जेंस की प्रमेय है वो देखिए क्या है, और इंग्लिश मीडियम वाले देख लो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है प्यारे बच्चों, ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या करती है, वो कोई भी पृष्ठ है उस पृष्ठ के अनुदिश जो भी आयतन समाकलन होगा या कहे पृष्ठ समाकलन जो होगा उसको आयतन समाकलन में क्या करती है, चेंज करती है। जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो कन्वर्ट करती है किसको, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर, या वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल के अंदर, दोनों तरफ से ये वर्क करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो थ्योरम है वो आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में या फिर पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित कर सकती है। ओके, तो इसका हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसका प्रूफ भी हम करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका कथन लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश किसी सदिश क्षेत्र का, किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, कोमा लगा दीजिएगा, उस सदिश क्षेत्र के, उस सदिश क्षेत्र के आयतन, सॉरी उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के, डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के, आयतन समाकलन के बराबर होता है, के बराबर होता है। ओके, तो इसका जो हमारे पास स्टेटमेंट था, इसको यदि हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि ए कोई वेक्टर फील्ड है, उसके साथ ये कोई एरिया एलिमेंट ds है, इस सरफेस इंटीग्रल को ये क्लोज होना चाहिए, इसको ये क्या करेगा, इसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के रूप में व्यक्त करेगा। यानी कि सरफेस इंटीग्रल को किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में ये चेंज करती है। ये वाली थ्योरम जो है हमारी, इसका वर्क यही है। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में लिख दो कि इस प्रमेय के द्वारा, इस प्रमेय के द्वारा आयतन समाकलन को, आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में या पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में आयतन समाकलन में परिवर्तित
किया जा सकता है, किया जा सकता है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट है, एक बार इसको राइट डाउन करें सभी बच्चे, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। विद्यार्थियों आपने लिख लिया होगा, देखिएगा आगे की बातें हम करें। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। ओके, इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो आप क्या आ सकता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है तथा इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका प्रूफ। ओके, तो आप इसका प्रूफ करें, देखिएगा, इसको सिद्ध करें। देखिए, हम इसके लिए क्या करते हैं, एक आयतन अल्पांश कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, एक आयतन अल्पांश चुनते हैं। तो हम लिखेंगे इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक आयतन अल्पांश की कल्पना करते हैं। एक आयतन अल्पांश की अपन क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जिससे संबंधित पृष्ठ जो है वो ds है, जिससे संबंधित पृष्ठ ds है, या अल्पांश पृष्ठ बोलें, जिससे संबंधित अल्पांश पृष्ठ dA बोल दो, dA वेक्टर है। ओके, माना इस पृष्ठ dA में अनेक अल्पांश क्षेत्रफल dA1, dA2, dA3 ऐसे कहाँ तक dAn है, तथा इन अल्पांश क्षेत्रफलों से संबंधित सदिश क्षेत्र क्रमशः A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, An वेक्टर है। ठीक है, ये जो अल्पांश आयतन dV, इसके अंदर अनेक पृष्ठ हैं। पहले तो उसमें से एक dA, इसका संबंधित पृष्ठ dA हमने लिया है अल्पांश आयतन का, उसमें भी अनेक पृष्ठ लाइक dA1, dA2, dA3, बहुत सारे पृष्ठों से मिलकर बना है, जैसे अल्पांश पृष्ठों में हम इसको बांट देते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग A1 वेक्टर, इसके करस्पॉन्डिंग A2 वेक्टर, इसके करस्पॉन्डिंग A3 वेक्टर, ये वेक्टर फील्ड है इनके अलग अलग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अल्पांश हम ले सकते हैं, हमने n के लिए यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स देखिएगा कितना होगा। फ्लक्स की परिभाषा आप जानते होंगे, A वेक्टर डॉट dA, क्लोज सरफेस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से देखेंगे अपन लोग क्या देखेंगे कि A1 dA1 प्लस A2 dA2 प्लस A3 dA3 कहाँ तक जाएंगे, An dAn। क्योंकि फ्लक्स हमें पता है, सरफेस इंटीग्रल जो तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये वेक्टर के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चाएं ना करेंगे, बेसिक में नहीं जाएंगे, बिकॉज आपको पता है टाइम की कमी है, हम एक रिवीजन क्लासेज यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आप लिख लीजिएगा। तो इसको सोल्व करें अपन यदि, तो कितना आएगा, यहाँ से देखो AI और DAI, आई के टर्म में लिख दिया है मैंने, और यहाँ एक समीशन फॉर्म में यहाँ यूज करूँगा i बराबर 1 से n तक। कहाँ तक जा रहे हैं अपन, n तक जा रहे हैं। तो A वेक्टर डॉट dA वेक्टर क्लोज सरफेस, तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर आप 1 देंगे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस की परिभाषा से, यहाँ डाइवर्जेंस की जो परिभाषा थी उसको यूज करेंगे। ओके, एक बार आप यहाँ तक लिखिएगा, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। एक बार यहाँ तक फटाफट राइट डाउन करें जल्दी। चले प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं। तो ये थ्योरी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई कठिन काम है नहीं इतना। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से अच्छे नोट्स बनाइएगा, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 हमने प्राप्त कर लिया है। इसके बाद में देखिएगा डाइवर्जेंस की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, डाइवर्जेंस की। क्या थी डाइवर्जेंस की परिभाषा, जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर था वो हमने क्या निकाला था, ए आई डी ए आई अपॉन डी ए, ऐसा कह दीजिएगा, डी ए वैक्टर ना, या डी ए भी लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारे पास, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगी डी ए, सॉरी डी वी आएगा, ए डॉट डी, और यहाँ पर डी वी टेंड्स टू 0। ओके, तो हम इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, डेल डॉट ए। ठीक है, डाइवर्जेंस को यहाँ से ए आई लगा लो, इसके ए वाई फॉर्म में है ये, लिमिट डी वी टेंड्स टू 0 ए आई डी ए आई अपॉन डी वी। इस डी वी को इधर भेज दो, डेल डॉट ए डी वी इक्वल टू, अब यहाँ डी वी की लिमिट तो रहेगी नहीं, कोई मीन्स ही नहीं रहा, ए आई डी ए आई। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई। ये तो हमारे पास डाइवर्जेंस की परिभाषा से हमने निकाला। यदि मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो वही लिमिट यहाँ पर लगेगी समीशन फॉर्म में, आई इक्वल टू 1 to n डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई डी ए आई का वेक्टर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दें। इक्वेशन 1 और 2 में देखिएगा क्या आपको सेम लग रहा है, बताइएगा। ये वाला पार्ट देखो दोनों में सेम है, तो आपको पता है जब ये वाले पार्ट दोनों सेम है तो ये वाले भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कंपेयर करा दो इनको, तो हमारे पास आ जाएगा ए डॉट डी ए इक्वल टू आ जाएगा समीशन फॉर्म में आएगा ना, या फिर ऐसे कर लो, कैसे लिख दो, समीशन आई बराबर 1 to n डेल डॉट ए आई और डी वी। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ, ये तो ith पार्टिकल के लिए है, अगर मैं ऐसे कर दूँ कि ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसका समीशन हटा सकता हूँ मैं, डेल डॉट ए के लिए बात कर लूँ। ठीक है, इतना कर लिया सबने। ये समीशन फॉर्म को अगर डी वी टेंड्स टू 0 है तो आप क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इसको भी आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक जनरल फॉर्म में हमने लिखा है, बिकॉज डी वी टेंड्स टू 0 मीन्स है वहाँ पर एक सतत फलन बन जाएगा, और सतत फलनों को हम इसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से, बिकॉज उनका जो समाकलन है वो इंटीग्रेशन से किया जाता है, उनका जो सम है, योग है। ओके, तो यहाँ तक राइट डाउन करें। ये आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने प्राप्त कर लिए, प्रूव कर दिया है उसका। एग्जाम में आपको ऐसे ही करके आना है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, जल्दी करें इसको। चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों आगे की तरफ, देखिएगा। तो ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड।
मैंने जहाँ तक आपको समझाने की कोशिश की वहाँ तक मैंने समझाया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जा सकते अभी, इसलिए आपको जितना हम बता रहे हैं उतना करके चले जाइएगा, एग्ज़ाम आपका अच्छे से पास हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट जो हेडिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या है और इसको फिर हम व्युत्क्रम वर्ग के नियम से इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो गाउस का नियम का जो कथन है वो लिखेगा, किसी बंद पृष्ठ से कुल निर्गत, किसी बंद पृष्ठ से कुल निर्गत फ्लक्स या किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश व 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। हम इसको मेथड के फॉर्म में लिखे तो फाई बराबर समीशन क्यू अपॉन ε0। यहाँ पर समीशन क्यू क्या है, टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रॉम हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू हमारे पास होता क्या है वैसे, ई डॉट डी है, सरफेस इंटीग्रल की परिभाषा से दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन ε0। यहाँ तक आप राइट डाउन करें एक बार, उसके बाद हम इसका प्रूफ करते हैं। यह निर्गत कर दीजिए, निर्गत सही रहेगा। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश व 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये वाला राइट डाउन करें। अब देखिएगा हम इसको व्युत्क्रम वर्ग के नियम से प्रूव करते हैं। इस नियम को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा व्युत्क्रम वर्ग के नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करें, थ्योरी वगैरह में नहीं लिखा रहा हूं, एक सरफेस कंसीडर करते हैं। एक सरफेस कंसीडर किया, ओके। इस सरफेस के अंदर कोई पॉइंट ओ है जहां पर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और इस सरफेस के अंदर मैं एक सरफेस एलिमेंट या कहें अल्पांश क्षेत्रफल मैंने यहाँ कंसीडर किया है, ओके। और इस ओ से इस अल्पांश क्षेत्रफल का जो कोण है वो एक सॉलिड एंगल बनेगा, बिकॉज चारों तरफ से घूमेगा तो एक सरफेस जनरेट करेगा, और उस सरफेस जनरेट की वजह से यहाँ एक सरफेस ऐसे जनरेट हो जाएगी, इसकी वजह से एक सॉलिड एंगल बनेगा डी ओमेगा, ठीक है। सॉलिड एंगल ठोस कोण, ठोस वाला कोण, ठीक है, ठोस कोण होना चाहिए सॉलिड एंगल। अब ये क्या होता है सॉलिड एंगल वगैरह, ये बेसिक में हम अच्छे से पढ़ाते हैं, बिकॉज अब हम आपको सॉलिड एंगल के बारे में नहीं बताएंगे, ये हमारी मजबूरी है, बिकॉज ये रिवीजन क्लासेज हैं। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस का नॉर्मल डी एस वैक्टर, ठीक है, ये वेक्टर की यानी कि सरफेस की डायरेक्शन है, और इस प्लस यानी क्यू का ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये वाला, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ क्या करते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, तो लिखेंगे वी नो दैट बिंदुवत आवेश के कारण
बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश प्लस क्यू, ऐसे लिख देना, कितनी होगी, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कहें तो आर केप हो रह जाएगा। यहाँ से ई वेक्टर इक्वल टू के को आप 1/4πε0 लिखिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर केप। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप दे दीजिएगा। अब क्या लिखें, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ, या डायरेक्ट लिख लीजिएगा, तुम लिख देना यहाँ पर, फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस, जो सरफेस इंटीग्रल की जो परिभाषा या कहें फ्लक्स का वैल्यू ये होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फाई बराबर ई डॉट डी एस। इस वैल्यू को, समीकरण 1 की वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करें, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दें तो ई वेक्टर इक्वल टू, सॉरी फाई वेक्टर, फाई इक्वल टू ई का वैल्यू है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ से 1/4πε0 को बाहर कर लीजिएगा, यहाँ अपने पास अंदर बचेगा, क्यू भी बाहर कर लीजिएगा, हमारे पास है आर केप डॉट डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिएगा, हम जानते हैं क्या कि आर केप डॉट डी एस की वैल्यू क्या आएगी, आर केप का मोड डी एस वेक्टर का मोड और कॉस थीटा। आर केप का मोड 1 हो जाएगा, 1 डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, डी एस कॉस थीटा। तो इसकी जगह हम डी एस कॉस थीटा वैल्यू पुट करें तो देखिएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन आर केप डॉट डी एस की जगह मैं रखूँगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यू ऑल नो दैट, तुम सब जानते होंगे शायद कि डी ओमेगा की जो वैल्यू है वो यही होती है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सॉलिड एंगल के अंदर। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, इसमें आ जाएगा डी ओमेगा, क्यू अपॉन 4πε0, इसकी जो वैल्यू है वो डी ओमेगा की जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है 4π आती है, कितनी आती है, 4π। फाई इक्वल टू 4π से 4π कैंसिल आउट, क्यू अपॉन ε0। यही आपका क्या है, गाउस का नियम है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमने व्युत्क्रम वर्ग के नियम से क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज यहाँ देखिएगा आर स्क्वायर की डिपेंडेंसी आ रही है और ये व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम वर्ग का, देखो पहले वर्ग हो रहा है दूरी का, फिर व्युत्क्रम हो रहा है, इसलिए व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए इसको व्युत्क्रम वर्ग के नियम से क्या बोलते हैं, उत्पत्ति बोलते हैं। तो आप यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे की बातें हम करते हैं। चलें आगे विद्यार्थियों, देखिएगा, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो गॉस का नियम है उसका अवकल रूप देखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ओके, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गॉस के नियम का अवकल रूप, गॉस के नियम का अवकल रूप, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो फाई इक्वल टू जो होता है हमारे पास, देखोगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू होता है समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और सरफेस इंटीग्रल की जो परिभाषा होती है फाई इक्वल टू, वो होती है ई डॉट डी एस।
इसको समीकरण नंबर 1 दीजिएगा, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करोगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3 हो गया। ओके, अब क्या करें, यहाँ पर ये जो समीशन क्यू है इसका हम कंसिडर कर लें कि जो टोटल चार्ज है यहाँ पर वो क्यू है, ऐसा हम कंसिडर कर लें, माना। तो हमारा जो फाई ये वाला जो कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से, आयतन आवेश घनत्व की जो परिभाषा है उससे क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो रो इक्वल टू, या कहें कि डी क्यू अपॉन डी वी इक्वल टू, यानी कि इसके इक्वल रो के इक्वल होता है। आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। हम इसको क्या लिखें, डी क्यू इक्वल टू रो डी वी। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कराऊँ तो डी क्यू रो डी वी, तो क्यू इक्वल टू आया मेरे पास रो डी वी। ठीक है, इस रो डी वी यानी क्यू की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन नंबर दे दो, यदि दो तो 5 दे दो। समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रख दीजिएगा तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्यू की जो वैल्यू है वो रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतना हमने कर लिया है। इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 6। अब लिखेंगे गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम से, ये लिखो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। इस प्रमेय से क्या करेंगे अपन, हम इसको सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट डी एस जो वेक्टर की वैल्यू है वो कितनी होती है, ए वेक्टर यानी डेल डॉट ए यानी डाइवर्जेंस ऑफ ए का वॉल्यूम इंटीग्रल, इसकी इक्वल होगी। अब यदि मैं विद्युत क्षेत्र के लिए बात करूं, विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या रख दो, ए वेक्टर की जगह ई वेक्टर ले लो, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। देखिए तो जनरल गाउस की प्रमेय है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का जनरल रूप है, हम इसको किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए यूज में ले सकते हैं। तो ई डॉट डी एस डेल्टा की वैल्यू यानी डेल वेक्टर डॉट ए की जगह ई वेक्टर और डी वी। ठीक है, अब इसकी जगह आप यानी इसकी जगह ये वाला वैल्यू रख दीजिएगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 7 दीजिएगा। समीकरण 7 का मान समीकरण 6 में रखने पर, 6 में रख दें तो क्या आएगा, 6 में रखने पे डेल डॉट ई डी वी बराबर रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल डॉट ई और माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी वी इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि कोई दो क्वांटिटी 0 के इक्वल है तो उनमें से कोई एक को 0 होना ही पड़ेगा। तो वी नो दैट कि डी वी तो यहाँ पर 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ आयतन तो होगा, जो हमने सरफेस या जो भी वॉल्यूम पार्ट यहाँ पर लिया है उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, इसलिए वो 0 नहीं हो सकता। इसलिए डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट का ही 0 होना पड़ेगा। डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गाउस के नियम का अवकल रूप है। ओके विद्यार्थियों, ये किसका है, गॉस के नियम का अवकल रूप। तो आप इस प्रकार से इसको आराम से सिद्ध करके आ सकते हैं, आराम से इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं।
ओके, तो एक बार यहाँ तक लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं आगे अपन। अब देखिएगा स्टोक का कर्ल पर में हम बात करें, इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट स्टोक का कर्ल थ्योरम इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए करना जरूरी भी है। तो देखिएगा स्टोक का या स्टोक कर्ल प्रमेय, स्टोक कर्ल प्रमेय। सबसे पहले इसका कथन लिखें आप, क्या होता है इसका कथन देखिएगा। ये जो प्रमेय है वो जो अपना रेखीय समाकलन है या रेखा समाकलन जो है उसे पृष्ठ समाकलन में बदलने का कार्य करती है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं समझाऊं, ज़्यादा नहीं समझाएंगे, थोड़ा सा, कि आपके पास कोई वेक्टर है कि कर्ल जो होता है वो रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई वेक्टर यूं रोटेट करे मान लो, तो एक सरफेस को जनरेट करता है। किसको जनरेट करता है? एक सरफेस को जनरेट करता है। और ये जो सरफेस है इस प्रकार दिखेगी, जिसकी वजह से हम इसका पृष्ठ समाकलन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है रोटेट करेगा और रोटेशन से एक सरफेस जनरेट होगा, जिसकी वजह से उसका एरिया जनरेट होता है। ठीक है, इसी वजह से स्टोक जो थ्योरम है वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलने का वर्क करती है या कार्य करती है। ओके, तो देखिएगा किस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन यहाँ देंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पृष्ठ के अनुदिश या उस बंद पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कैसे लिखेंगे? कोई वेक्टर ए है, उसका लाइन इंटीग्रल क्लोज सरफेस में क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, उसके अलोंग लाइन इंटीग्रल करें तो हमारा सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। यानी उस कर्ल का पहले कर्ल लो इसका, फिर उसका सरफेस इंटीग्रल करो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? उसका मैथमेटिकल फॉर्म है स्टोक थ्योरम का। ये जो थ्योरम है लिखेंगे, इस प्रमेय के द्वारा रेखीय समाकलन को आयतन समाकलन में या आयतन समाकलन को
रेखीय समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे रेखीय समाकलन और आयतन समाकलन। ठीक है, रेखीय समाकलन और आयतन समाकलन, यानी दोनों तरफ से एक वर्क करती है, चाहे रेखीय से आयतन में जाए चाहे आयतन से रेखीय में, इंटरचेंज कर सकती है थोड़ा। एक बार आप इसकी स्टेटमेंट को लिखिए, फिर इसका हम प्रूव करते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। मैंने आपको दोनों थ्योरम यहाँ पर पढ़ा दी है, इनमें से कोई सा भी एक थ्योरम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। दोनों एक साथ नहीं आएगी, एक ही आएगी। ठीक है, देखिएगा हम इसका प्रूफ करें तो अब ज़्यादा थ्योरी वगैरह ना लिखते हुए डायरेक्ट देखिएगा। हम जानते हैं कि हम लाइन इंटीग्रल को a.dl को, कंप्लीट लाइन इंटीग्रल को हम कैसे लिखते हैं। जैसे हमने वहाँ कल परसों रेखीय समाकलन के बारे में समझा था, तो a1.dr1 प्लस a2.dr2 ऐसे लिखा था। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ai और dli लिख सकता हूँ ना, ऐसे a1 dl1 a2 dl2 सबको मैंने क्लोज फॉर्म में लिख लिया है। अब देखिएगा इसके आगे बात करें अपन करल की परिभाषा से। करल की परिभाषा से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन केफ, ये करल की डायरेक्शन को यहाँ शो करेगा, इक्वल टू ए आई डॉट डी एल आई वैक्टर और अपॉन में आएगा डी ए और इधर लिमिट लग जाएगी डी ए टेंस टू 0। ठीक है, इसके बाद देखिएगा करल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन केफ डी ए, लिमिट डी ए टेंस टू 0। लेकिन अब तो लिमिट का कोई काम ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वाई वेक्टर डॉट डी एल आई वेक्टर। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, यहाँ पर देखिएगा, समीकरण नंबर अभी मत दीजिएगा इसको। एकांक सदिश की परिभाषा से आप जानते होंगे, एकांक सदिश की परिभाषा से एन केप इक्वल टू होता है सदिश अपॉन वेक्टर या सदिश का परिमाण। तो एन केप इक्वल टू डी ए वेक्टर डी ए, यहाँ से डी ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो आ गई एन केप डी ए, एन केप डी आ गई। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखना है। एक बार आप यहाँ तक कीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों ने कर लिया होगा यहाँ तक, डी ए वेक्टर इक्वल टू एन केप डी ए। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, डी ए वेक्टर वाली वैल्यू यहाँ पर, यानी ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू ए आई डॉट डी एल आई वेक्टर। ठीक है, एक चीज़ और करिएगा विद्यार्थियों, जब ith एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ समीशन भी ले सकते हैं, i बराबर 1 to n, a1 1 2 3 n तक जाएंगे ना, इस प्रकार। तो यहाँ समीशन हमारे पास चलता रहेगा। ये हमने इतना काम कर लिया है। अब देखिएगा ए आई डी एल आई, इसको मैं डेल क्रॉस ए भी लिख सकता हूँ डॉट ए डी ए वैक्टर, और ये हो जाएगा ए आई डॉट डी एल आई वैक्टर। ठीक है, यहाँ से मैं यदि संपूर्ण लाइन एलिमेंट, संपूर्ण सर्कुलर के लिए बात करूँ या संपूर्ण अल्पांशों के लिए बात करूँ,
तो आई बराबर 1 से n तक जाएंगे, डेल क्रॉस ए डॉट डी ए वेक्टर, जैसे डाइवर्जेंस थ्योरम में किया था ना वैसा ही है, आई बराबर 1 to n ए आई वेक्टर डॉट डी एल आई वेक्टर। इस चीज़ को इससे आप कंपेयर कराइएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे लीजिएगा, समीकरण और 1 और 2 से देख लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, तो ए डॉट डी एल और ये वाला उसकी इक्वल है, तो आप लिख देंगे समीशन आई बराबर 1 to n डेल क्रॉस ए डॉट डी ए। और इस समीशन साइन को आप इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर डी ए टेंड्स टू 0 है तो डेल क्रॉस ए डॉट डी ए वेक्टर। यही आपका स्टोक का कर्ल थ्योरम है। राइट डाउन करें एक बार फटाफट यहाँ तक। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक का ये सारा कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैंने मेन जो टॉपिक थे आपके वो मैंने करवा दिए हैं। अब इसमें एक तो घन कोण की अवधारणा है, वो जो पढ़ लीजिएगा आप, ज़्यादा ऐसे हार्ड टॉपिक नहीं है, ईजी आप कर सकते हो उसको, है ना। और एक इसमें तुम्हारे लाप्लास पॉइसन वाला वो थोड़ा सा इक्वेशन का भी है, वो भी आप देख लीजिएगा। यदि नहीं होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बाकी अब हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या आपको पढ़ाना है। ठीक है, मेन चैप्टर जो इजी चैप्टर वही करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आप इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे और नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे, है ना। सभी को माइंड में फीड कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। ओके विद्यार्थियों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके।